So thank you once again for your initial comments. And actually, we are also similarly concerned with the today's agenda. And to tell you that today, 9 जुलाई 2020 आज मैंने प्रबंध निदेशक महोदय यूपीपीसीएल को एक पत्र भी लिखा है। उसमें लगभग इन्हीं समस्याओं की ओर इंगित किया है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बैठक में हम लोगों ने मौलिक मूलभूत विषय पर चर्चा की, कैसे ये स्कीम लॉन्च हुई, इसमें क्या यूपी नेडा की भूमिका है, उसके बाद डिस्कॉम्स की जो केंद्रीय भूमिका इसमें है उसके बारे में हमने चर्चा की, और विशेष रूप से आप लोगों के इंडिया ईयू टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रयास से, एक्टिव ऑपरेशन से, और जब से मैडम वरालिका दुबे जी ने इसकी कमान संभाली है लखनऊ में, तब से इसमें काफी चीजों में सुधार हम लोगों को दिख रहा है, स्पष्ट सुधार दिख रहा है। और आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है सभी डिस्कॉम्स के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ, उसमें भी समस्याओं को फ्लैग किया जा रहा है और उनके निस्तारण की समीक्षा की जा रही है। बहुत अच्छी चीज है। और थैंक यू। अच्छा, तो आज मुख्य रूप से मैं अगले 2-3 मिनट में जो आज का मेरा पत्र है उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे विचार में क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इस संबंध में कहना है कि हमारे इस पूरे सेगमेंट को जो रेगुलेट करती है वो है रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक रेगुलेशन 2019, और उसमें एक पैरा 10.4 है जिसमें यूपीआरसी ने यह बताया है कि कैसे जो नेट मीटर कंज्यूमर्स हैं उनकी बिलिंग होगी और उसके संबंध में क्या डिस्कॉम की जिम्मेदारियां हैं, और बिल जो दिया जाता है नेट मीटर उपभोक्ता को वो किस प्रारूप पर दिया जाएगा, उसमें क्या क्या सूचना होनी चाहिए। तो ये बहुत डिटेल में 10.4 जो इसका पैरा है आरएसपी रेगुलेशन 2014 का, उसमें 1, 2, 3 और 9 ये जो सब क्लॉज है इसमें ये सब चीजें दी गई है। इस समय आज मैंने पत्र लिखा है, उसके साथ मैंने कुछ नेट मीटर उपभोक्ताओं के बिल भी एज ए स्पेसिमेन अटैच करके लेटर के साथ भेजे, ताकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हम इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसका हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्रमबद्ध रूप में धीरे धीरे एक एक कर इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। परंतु शुरुआत हमको ये कम से कम पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ पहुंचना है। तो जो हम खड़े हैं वो हमारे जो आज की तारीख में बिल जारी हो रहे हैं उससे हमको मालूम चलता है, और जहां हमको पहुंचना है वो हमारे जो रेगुलेशन है आरएसपीबी रेगुलेशन जिसमें डिटेल्ड में चीजें बताई गई हैं उस पर उसमें दिया गया है। उसके बाद मैंने एक चीज कही कि 1 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नीतियों की समीक्षा की थी जो उद्योगों को या अर्थव्यवस्था के पर्टिकुलर सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अलग अलग समय पर लागू की है। उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उसके प्रकाश में स्टेट गवर्नमेंट भी ये पुनर्विचार कर रही है कि साहब हमने ये नीतियां इतने समय पर लागू की तो इसका क्या प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी क्रम में हमारी जो पॉलिसी है सौर ऊर्जा नीति, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत देर तक और बहुत विस्तार से उसकी समीक्षा की। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही जो मैंने आज के पत्र में भी लिखी है, उन्होंने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में जमीन पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है और जमीन आसानी से मिल नहीं पाती, फिर लैंड रिलेटेड जो हमारे कानून है उनमें भी जो पेचीदगियां हैं उनको भी रातों रात उनको दूर करना, निवारण करना उनका संभव नहीं है। इसलिए बड़े बड़े संयंत्र, बड़े बड़े प्लांट जो मेगावाट स्केल पे लगते हैं उसमें जो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह है। दूसरी प्रॉब्लम आती है इवैक्यूएट करने की उस कैपेसिटी को, उसमें भी प्रदेश सरकार के संसाधन सीमित है और भारत सरकार से हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर उनका सहयोग प्राप्त तो है उसको मिलने में समय लगेगा। तो इस बीच जो हमारे सामने सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे कारगर उपाय है वो रूफटॉप है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मुख से कही और उन्होंने कहा कि इस पर हमको अधिक से अधिक बल देना चाहिए। सॉरी मारेक, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी because most of the my listeners they would be able to understand it better, so apologizing with Mr. Marek. So उसको भी मैंने रखा है सामने। और सौर ऊर्जा नीति 2017 में जो रूफटॉप का हमारा टारगेट है 4300 मेगावाट, उसके सामने अभी तक हमारा जो अचीवमेंट है वो मात्र 350 मेगावाट के आसपास। बहुत लंबा हमको फासला अभी तय करना है। और इसके बाद मैंने एक चीज लिखी है कि जो हमारी भारत सरकार की गाइडलाइन
उस गाइडलाइन में एक जगह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्कॉम्स बताया गया और उसमें डिस्कॉम विल नोटिफाई टाइमलाइंस फॉर सैंक्शनिंग, installing and grid connecting net meters and cost of metering arrangements and related connectivity components and other charges and ensure availability of appropriate meters for the benefit of net meter consumers. अभी मैं आपको अपना एक बहुत व्यक्तिगत उदाहरण बताऊं कि मैं जिस कक्ष में वहां बापू भवन में बैठता हूं, उसी कक्ष में विशेष सचिव परिवहन विभाग के वो भी बैठते हैं। वो बनारस में उनका मूल निवास है, तो वो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने बात की वहां, तो उनके वहां सोलर ऊर्जा संयंत्र लग रहा है आप ही की स्कीम में। अब वहां दिक्कत वही आई कि जब सिस्टम लग गया तो नेट मीटर इंस्टॉलेशन के वक्त सिस्टम नेट मीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना समय, क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व हैं जो क्लियर करने हैं। अच्छा, अगर ये सब चीजें नोटिफाई नहीं होती, पर हम लोगों की कितनी अच्छी मंशा है, वो जो निचले स्तर पर हमारे जो कर्मचारी इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, उनके स्तर पर अगर जब तक ये चीजें क्लैरिटी नहीं है तो उनको भी कार्य करने में वो पूरा आत्मविश्वास नहीं होता। जैसे कि अभी भी बहुत सारे उपभोक्ताओं को ये क्लैरिटी नहीं है कि साहब इसमें जो नेट मीटरिंग चार्जेस हैं वो कितने पैसे हमारे लगेंगे। तो कई लोगों को ये गलतफहमी थी कि साहब ये तो सब उसमें शामिल है जो हम लोगों ने टेंडर करके और जो हमने L1 नोटिफाई किया है यूपी नेटा ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए। तो कई उपभोक्ताओं को यह गलतफहमी है कि साहब उसी में जो 3,700 रुपया प्रति किलोवाट समथिंग रेट है, उसमें ये नेट मीटर भी इंक्लूड है, उसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं या उसके जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो इंक्लूड। तो जो चीज हमारे सामने आए उसको तो हम रेक्टिफाई करते हैं, परंतु इस चीज को कहीं ना कहीं डिस्कॉम स्तर पे जो टाइमलाइंस है एप्लीकेशन से लगा करके उसके डिस्पोजल तक और जो चार्जेस है उनको नोटिफाई करने की जरूरत है। और फिर जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, वो मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। हमारे यहाँ 4.5 किलोवाट का नेट मीटर संयंत्र लगा है, परंतु उसमें उसका फायदा हमको तब मिलता है जब एक बार तो बिल आ जाता है लमसम, उसके बाद हम वहां पे जाके जब रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो उसको करेक्ट करते हैं बिल को। तो मानी ऑटोमेटिक जो क्रेडिट जो RSPB रेगुलेशन कहती है कि साहब आपको पिछले बिलिंग पीरियड का क्रेडिट अगर कोई बचा हो वो मिल जाए, इस बिलिंग पीरियड में आपने जो प्रोड्यूस करके कंज्यूम किया है केवल नेट का आपको बिलिंग हो। तो ये सब चीजें अभी उसके लिए आपको आपका जो ERP सिस्टम है और जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है उसकी अंदरूनी जानकारी मेरे स्तर पर भी नहीं है। निश्चित रूप से उसमें डिस्कॉम्स की हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होगी और जो UPPCL स्तर पर इसको देख रहे हैं होल्डिंग कंपनी लेवल पर, उन लोगों को भी इसमें लीडरशिप लेने की बात होगी। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि उपभोक्ता जो नेट मीटर के हैं वो उनकी विरुचि न उत्पन्न हो इस स्कीम, केवल नेट मीटर से रिलेटेड प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन न कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेनिफिट है सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने का, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम को लगाने का, वो उपभोक्ता को तभी मिलता है और तभी उसको महसूस होता है जब नेट मीटर बिलिंग अरेंजमेंट से उसको वो क्रेडिट मिलता है। तो ये चीज होने के लिए और इस स्कीम को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसको पालन करने के, और सौर ऊर्जा नीति में जो हमारा रूफटॉप का इतना मैग्निफिसेंट टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है कि इन सभी विषयों पर हम कुछ ना कुछ सोच करके और थोड़ा थोड़ा करके क्रमिक रूप से सही, चरणबद्ध रूप से सही, पर एक एक करके इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये आज की जो कार्यशाला है इस दृष्टिकोण से बहुत ही प्रासंगिक है और इस विषय में मैंने अनुरोध किया था अतुल जी से कि जो अन्य स्टेट्स में, जैसे कुछ स्टेट्स के बारे में सुनते हैं कि वहाँ ये प्रॉब्लम्स पर कुछ कार्रवाई की गई है, तो उससे भी हमको अगर लाभान्वित करेंगे भविष्य में आने वाले समय में तो आपके और भी आभारी रहेंगे। वैसे बहुत आभारी हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे प्रदेश के लिए। तो इन्हीं इनिशियल कमेंट के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का आने के लिए।